कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करेंगे जो कल हुआ है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, बीए सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश पोइट्री, और हम बुकलेट्स जो सीरीज़ है हमारी, हम बी को सॉल्व कर रहे हैं। और हो सकता है आपकी कोई और सीरीज हो तो आप मैच करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिखाई दे रहा है हमें, हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश पोइट्री। ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स, तो हम सब जानते हैं ओड्स के जाने माने जो राइटर हैं वो कौन हैं, वो जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स ने ही बहुत सारे ओड्स लिखे थे। हमारे सिलेबस में भी जॉन कीट्स का ही ओड एक प्रेस्क्राइब है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन ए नाइटिंगेल, बहुत सारे ओड्स इन्होंने लिखे हैं। तो थॉमस ग्रे भी नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ भी नहीं है, पीबी शैली भी नहीं है, कौन हो जाएंगे हमारे, जॉन कीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सेकंड पर, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी की थ्योरी को किसने प्रोपाउंडेड किया था। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी को प्रोपाउंडेड करने वाले जो पोइट थे वो जॉन कीट्स थे। 19th सेंचुरी में, इन 19th सेंचुरी इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स इंट्रोड्यूस द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जॉन कीट्स ने, किसने, जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रेटोरिक। तो रेटोरिक एक साहित्य शास्त्र होता है। तो अब जो रेटोरिक जो होता है तो वो होता है, व्हाट इज़ रेटोरिक, साहित्य शास्त्र। तो जो एक रोमन रेटोरिशियन थे जिनका नाम क्विंटिलियन था, उन्होंने रेटोरिक को किसके रूप में, एज द आर्ट ऑफ गुड मैन स्किल्ड इन स्पीकिंग, जो उसको माना है। तो ये जो है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, रेटोरिक का तो समझ में आया। रेटोरिक क्या होता है, एक साहित्य शास्त्र कह लीजिए, और रेटोरिशियन होते हैं साहित्य शास्त्री जो साहित्य के बारे में उन्होंने कहा है। तो रेटोरिक को जो रोमन रेटोरियन थे, उन्होंने, जिनका नाम था क्विंटिलियन, उन्होंने इसको क्या बताया था, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ये आर्ट ऑफ लिसनिंग भी नहीं है, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं है, आर्ट ऑफ रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच एज डज रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग टू। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन सी एज को बिलोंग करते थे, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। हाँ, देखेंगे, विच एज डज रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग टू, कौन सी एज को रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं एलिजाबेथ बैरेट के पति हैं, और ये पति पत्नी दोनों ही साहित्य में हैं। तो एलिजाबेथ भी हमारे सिलेबस में हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग भी हैं। तो ये क्वीन विक्टोरिया जो थी उसकी एज को बिलोंग करते हैं, तो उसी एज से हैं। तो ये जो बिलोंग करते हैं वो विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन विक्टोरियन एज। ठीक है, और ये नहीं होगा क्लासिकल एज नहीं, मॉडर्न एज नहीं, विक्टोरियन एज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन 5 पर। ये 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर इज कॉल्ड। ठीक है, तो द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर इज कॉल्ड,
जो साइंस है, विज्ञान है, वर्सिफिकेशन, मीटर, जिसमें मीटर, लय, छंद जो होते हैं, राइम, तो उसका जो वर्सिफिकेशन होता है वो प्रोसोडी कहलाती है। प्रोसोडी क्या होता है? प्रोसडी होती है, या प्रोसोडी कह लीजिए, प्रोसडी कह लीजिए। प्रोसडी होती है छंद विद्या या छंद शास्त्र। तो छंद जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई ये होते हैं हमारे। तो ये वर्सिफिकेशन होता है, जैसे मीटर है, एम्बिक पेंटामीटर, राइम, रिद्म, ये सारी किस्में होती हैं छंद में होती हैं। फोनेटिक्स में भी नहीं होती, लिंग्विस्टिक्स में नहीं हो सकती, ठीक है। और तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा हमारा प्रोसडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 6, ए साइलेबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर। तो एक साइलेबल जो होता है वो वन और मोर में कंसिस्ट होता है। ये 6 दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको स्टेंजा वो यूनिट 2 पढ़ाई है, उसमें ये साइलेबल बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो एक साइलेबल जो होता है वो कंसिस्ट होता है, उसमें एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर जो एक समूह बनता है, शब्द बनता है, तो वो क्या कहलाता है? साइलेबल कहलाता है। तो लेटर्स हो जाएगा। साइलेबल कैसे बनता है? एक या एक से अधिक लेटर्स को मिलाकर के एक शब्द बनता है, वो एक साइलेबल कहलाता है। तो यहाँ वर्ड नहीं होगा, स्पीच साउंड नहीं होगा, फोनेम्स नहीं होगा, लेटर्स क्या होगा? लेटर्स होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेटर्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है हमारा, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाई। तो सोनेट फ्रॉम पोर्टुगीज इज ए कलेक्शन ऑफ 44 सोनेट। ये 44 सोनेट का एक कलेक्शन था जो एलिजाबेथ बैरेट के द्वारा लिखा गया था। समझ में आया? तो ये जो सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज, ये क्या है? एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ 44 सोनेट्स। कितने? 44 सोनेट्स का ये कलेक्शन था, जो किसने लिखा था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा था। मैंने आपको बताया था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग किसकी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी थी। ये दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर में थे, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 8, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, इस लाइन में आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एज शब्द आ जाए तो क्या हो जाता है? हमारा सिमिली हो जाता है, ठीक है। तो एलिट्रेशन 2 समान शब्द होते हैं, समान वर्ड से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला एलिट्रेशन कहलाता है। मेटाफर में एज नहीं होता, बट वहाँ भी कंपैरिजन किया जाता है। ओनोमोटोपोइया है नहीं है, तो क्या है? ये हमारा सिमिली है। जैसा कि हम जानते हैं सिमिली में द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक, सो, एज ये शब्द यूज होते हैं। तो एज से ही हम पहचान लेंगे कि ये क्या है? सिमिली है हमारा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये शेक्सपियर का सोनेट है। और शेक्सपियर जो सोनेटियर थे वो कौन थे? इंग्लिश सोनेटर थे, ठीक है। तो इसका मतलब इंग्लिश सोनेट की राइम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी पहले ही फर्स्ट पोइट हैं विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है। तो इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम होती है ये तो हमारी इटालियन है, ठीक है। ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी, इस तरह से। और ये है हमारी तो ये हाँ इंग्लिश सोनेट की
ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो बाद में क्या होता है, एक कपलेट होता है, 3 क्वार्टरेन होते हैं। क्या होते हैं? 3 हमारे इंग्लिश सोनेट में क्वार्टरेन्स होते हैं, 4-4 लाइन की, 3 पद होते हैं और अंत में 2 लाइन का एक कपलेट होता है। ये दिया है जी जी, इसकी राइम स्कीम है। तो इस तरह ये हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज ए मॉर्निंग सॉन्ग। तो हम सब जानते हैं मॉर्निंग का मतलब है विलाप करना, दुख व्यक्त करना, मॉर्निंग सॉन्ग। और दुख किस में व्यक्त किया जाता है? तो ओड है नहीं, एलेगोरी है नहीं, बैलेड है नहीं, एलेजी। एलेजी ही ऐसी फॉर्म है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है पोएम, तो उसमें ही मौन किया जाता है, विलाप करता है पोइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, एलेजी। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे। टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द लिरिक रिलेटेड। तो टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लिरिक रिलेटेड है? तो ये है क्वेश्चन हमारा। तो जैसा कि हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हमने आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ाया है सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं, डिटेल देखें तो एक लिरिक जो है, एक लायरे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि जो हमारी सरस्वती मैया होती हैं, उसके हाथ में एक बीड़ा होता है, बीड़ा की तरह ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता, उसको बजा करके ये लिरिक गाए जाते थे। तो लायरे शब्द से रिलेटेड है लिरिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होमर्स इलियाड एंड ओडिसी आर ए एन ओ पोएम। ठीक है, तो होमर की इलिया और ओडिसी क्या है? इलियाड और ये हमारे क्या हैं? एपीक है। एलेजी नहीं है, बैलेड नहीं है, ओड नहीं है, ये क्या है? एपीक है हमारा। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में जो यूज किया जाता है वो मीटर क्या कहलाता है? तो टेट्रामीटर नहीं होता, हेक्सामीटर नहीं होता। जो हेक्सामीटर जो होता है वो 6 लाइन पोएम होता है। ये हेक्सामीटर ये होता है ना, ये 6 लाइन की पोएम को कहते हैं। और हेप्टामीटर जो होता है वो 7 लाइन से रिलेटेड होता है। और इस तरह से हमारा पेंटिंग, देखो हमने आपको पढ़ाया भी है सेकंड यूनिट में स्टैंजा फॉर्म्स, आप पढ़ेंगे वहाँ भी देख सकते हैं। तो हमारी जो मीटर यूज़ होता है किसमें, इन हीरोइक कपलेट में, वो क्या होता है? पेंटामीटर होता है, एम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होंगे, क्या होगा? एम्बिक पेंटामीटर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, विच पोइट फर्स्ट यूज द स्टेंजा ऑफ 9 लाइन। 9 लाइन का स्टेंजा सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो विच पोइट फर्स्ट यूज, ये है सबसे पहले 9 लाइन का। तो स्पेंसर जो थे, स्पेंसर ने अपनी एक पोएम लिखी थी फेरी क्वीन, तो उसमें उन्होंने 9 लाइन स्टेंजा को, 9 लाइन के स्टेंजा को यूज़ किया था। और जिसको हम स्पेंसरियन स्टेंजा के नाम से जानते हैं। हमारे ही सिलेबस में यूनिट सेकंड में स्टेंजा फॉर्म में स्पेंसरियन स्टेंजा दिया हुआ है, उसमें अगर आप चाहें तो मैंने भी अपने चैनल पर डाला हुआ है इसको, तो आप देख सकते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है। तो 9 लाइन स्टेंजा को जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किस में किया था? फेरी क्वीन में। आगे चलेंगे नेक्स्ट,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। 18th, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। तो लाइन क्या है? इट इज ए स्टार टू एवरी वंडरिंग वार्क। ये लाइन है हमारी, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? जैसा कि हम सब जानते हैं सिमिली, पहला है हमारा सिमिली फर्स्ट। तो सिमिली में एज, लाइक, सच एज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है कंपैरिजन के लिए। और ऑक्सीमोरन है नहीं, ऑक्सीमोरन में क्या होता है? टू अपोजिट आइडियाज़ को रखा जाता है, तो यहाँ अपोजिट आइडियाज़ है नहीं। हाइपरबोली में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो यहाँ हाइपरबोले है नहीं। तो यहाँ क्या है? ये यहाँ है हमारा मेटाफर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर चलेंगे। शेक्सपियर वाज बोर्न। अब शेक्सपियर का जन्म कब हुआ ये हम सब जानते हैं, ठीक है। ये 19th क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज बोर्न 1564 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 20 पर। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये जो लाइन है वो किस पोएम की लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी ट्रू लव की है नहीं, ऐसे ऑन मैन की है नहीं, प्रेजेंस इन एब्सेंस की है नहीं। ये जो लाइन है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। ये लास्ट स्टैंजा की लाइन है। दे वे ऑल्सो भी सर्व, सेवा करते हैं, ओनली स्टैंड एंड वेट। गॉड के लिए यहाँ पर ये है, वो लोग भी हैं यहाँ पर जो गॉड की सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। तो ये जो लाइन है वो हमारी यहाँ बिना डी रिकॉर्डर के ही समझ लेंगे। ये है, ये यहाँ डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लाइन है, जो पोएम सोनेट है हमारा जॉन मिल्टन का फर्स्ट सोनेट है। सेकंड पोएम है ये हमारे सिलेबस में। तो नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है वो उसकी पोएटिक फॉर्म क्या है? तो वो लिरिक है नहीं, ओड नहीं है, क्या है? सोनेट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का बहुत ही जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत ही फेमस इटालियन सोनेट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो हमारे सिलेबस में है। सेकंड सोनेट है हमारा, पहला शेक्सपियर का है, दूसरा मिल्टन का है, यही है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड जॉन डॉने बिलोंग टू, ठीक है। विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड जॉन डॉने बिलोंग टू। तो नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को नहीं बिलोंग करते थे वो, न क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, नहीं रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को वो बिलोंग करते थे। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड थे। आगे नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट मैसेज डज जॉन डॉने कन्वे थ्रू द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस। तो प्रेजेंस इन एब्सेंस जो पोएम है उस पोएम में जॉन डॉने ही उसके पोइट हैं, क्या मैसेज कन्वे किया है, क्या मैसेज दिया है। तो प्रेजेंस इन एब्सेंस जो पोएम है जॉन डॉने की, वो उन्होंने अपनी उसके लिए प्रेमिका के ऊपर लिखी है। वो उसको बहुत प्यार करते हैं और किसी कारण बस उससे छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये फिजिकल प्रेम नहीं है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं दिल से तो प्यार तो अमर है। तो प्यार तो वो चले जाते हैं, तो जो फिजिकल अटैचमेंट होता है लव का, उससे बढ़कर उसे बताया गया है। उन्होंने लव को जो बताया है वो इमॉर्टलिटी ऑफ लव बताया है, अमरता। मॉर्टल होता है मतलब नाश हो जाना जिसका, और इमोरल
जो होता है मॉर्टल, नाश और इमॉर्टल, जिसका नाश नहीं होता, जो मतलब ख़त्म नहीं होता कभी। तो इमॉर्टलिटी ऑफ लव का मैसेज दिया है इन्होंने कि प्यार अमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हु सेड, 24 क्वेश्चन है ये हमारा। हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। तो ये बात किसने कही है? तो ये जो हमारी पोएम है ऐसे ऑन मैन, और किसकी है? अलेक्जेंडर पॉप की है, हम सब जानते हैं। तो ये इस पोएम की जो लाइन है ये प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज, ये काइंड इज मैन। ठीक है, तो ये जो सेकंड इस पोएम की ये सेकंड लाइन है, जो पोएम किसने लिखी है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है। तो किसने लिखी है? अलेक्जेंडर पॉप की पोएम है। कौन सी? ऐसे ऑन मैन। उसी ऐसे ऑन मैन की ही ये सेकंड लाइन है। ठीक है, आगे चलेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए ट्रांसिशनल पोइट। ट्रांसिशनल पोइट कौन थे? अभी हमने अलेक्जेंडर पॉप की चर्चा की है, तो अलेक्जेंडर पॉप ही कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्रांसिशनल पोइट थे। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, और पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, आ नहीं रहा ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर, फुल मैन ये फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कौन सी पोएम की लाइन है? आपने इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चा 26 ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपने हमारी जो एक इलेजी है थॉमस ग्रे की इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चा, उसी में ये लाइन्स हैं। ठीक है, कि क्या है? मैनी फ्लावर्स इज बॉर्न एंड ब्लस अनसीन। बहुत सारे फ्लावर्स बॉर्न होंगे, ब्लस खिलेंगे, और जो अनसीन होंगे, जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर पॉप इज ए रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विच एज। कौन सी एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे? कौन? अलेक्जेंडर पॉप। तो देखो ये उसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, वैसे न्यू क्लासिकल एज, इस एज को वैसे ऑगस्टन एज रिप्रेजेंटेटिव पोइट रिप्रेजेंटेटिव एज भी कह देते हैं। इस एज को न्यू क्लासिकल एज और एक ऑगस्टन एज, मेनली क्या है? ऑगस्टन एज के ये पोइट थे अलेक्जेंडर पॉप। इसी को हम न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। इसको हम डीप तो नहीं अभी पढ़ सकते क्योंकि डीप ज़्यादा अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया, न्यू क्लासिकल एज। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा Which kind of the poem the world is too much with us? The world is too much with us, ये क्या है हमारा? तो ये हमारा सोनेट है। क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है। तो ओड है नहीं, बैलेड है नहीं, एपिक है नहीं, सोनेट है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। इसमें इन्होंने ये मैसेज छोड़ा है सोनेट में कि आदमी का जो इंटरेस्ट है वो नेचर के प्रति ख़त्म हो गया है, वो मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। ठीक है, तो सोनेट है ये। नेक्स्ट चलते हैं, विच एज डज विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू। ठीक है, तो कौन सी एज को विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते थे? तो ये है विच एज विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू। तो रोमांटिक एज के थे, हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है, रोमांटिक एज को बिलोंग करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी,
नेक्स्ट चलेंगे हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टेंजास डज द पोएम ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। तो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न में कितने स्टेंजास हैं? हो, ठीक है, ये है हैव रखता है या हैं, तो कितने हैं इसमें? 5 स्टेंजा हैं, 5 हैं। आप अपनी पोएम निकाल करके उसमें गिन भी सकते हैं। ये जॉन कीट्स का ओड है। वैसे भी ये भी क्वेश्चन आया है कि ओड के लिए कौन से पोइट ग्रेटेस्ट पोइट के रूप में जाने जाते हैं, तो वहाँ भी हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ओड्स किसने लिखे हैं? जॉन कीट्स ने लिखे हैं। और जॉन कीट्स का ही हमारा ये ओड है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जिसमें 5 स्टेंजा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होगा हमारा, द कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कोलैबोरेशंस विद टी.एस. कॉलरिज, नहीं एस.टी., इसको फिर से देखेंगे। द कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलैबोरेशन विद एस.टी. कॉलरिज इन 1798 इज। तो इनके साथ इन्होंने कौन सी पोएम ऑफ कलेक्शन को पब्लिश कराया था? वो थी प्रेल्यूड। ये है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ये नहीं है हमारा टिंटन अभी है नहीं, लिरिकल बैलेट्स नहीं है, एजुकेशन ऑफ नेचर नहीं है, क्या है हमारा? प्रील्यूड है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा शेक्सपियर रॉट। तो शेक्सपियर ने क्या लिखा? ट्रेजेडीज भी लिखी थी, कॉमेडीज भी लिखी थी, पोएम्स भी लिखी थी, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु कंपोज द पोएम टू ए स्काई लार्क। स्काई लार्क पोएम किसने कंपोज की थी? क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 33। तो ये पी.बी. शैली की पोएम है। क्या है? पी.बी. शैली की पोएम है, हमारे सिलेबस में है। ये तो चीज़ें कॉमन है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि कितनी पोएम और कौन सी पोएम किसने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडोनिस इज ए स्प्लेंडिड एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स बाई। तो जॉन कीट्स की डेथ पर एक एलेजी, बहुत शानदार एलेजी एडोनिस है, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी थी पी.बी. शैली ने लिखी थी, 1821 में लिखी थी ये। नेक्स्ट तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट चलेंगे, इन विच वर्स फॉर्म इज द पोएम ब्रेक 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 कंपोज्ड। ब्रेक ब्रेक जो पोएम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ब्रेक ब्रेक पोएम है, ये भी हमारा क्या है? ये हमारी एलेजी है। क्या है? एलेजी है। जो ये थे पोइट, इसके जो पोइट थे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा था हमारा, इन विच वर्स फॉर्म इज द पोएम ब्रेक 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 कंपोज्ड। कौन सी पोएट वर्स में, मतलब वर्स फॉर्म में लिखी गई है पोएम, कौन सी? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो जो ब्रेक ब्रेक पोएम है वो हम सब जानते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है, और ये क्या है? एक एलेजी है। और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने मित्र आर्थर हेलम की डेथ पर लिखी थी। ब्रेक 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 समुद्र के किनारे बैठा होता है, तो एलेजी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच पोएम अल्फ्रेड टेनिसन लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। तो देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, तो समझ में आ गया। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लेमेंट किया था लॉस होने पर हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। मैंने अभी इसकी भी चर्चा हुई है इधर। तो कौन सी पोएम अपने मित्र आर्थर हेलम की डेथ पर, उनके खो जाने पर लिखी थी? तो अभी चर्चा हुई है पिछले क्वेश्चन में इसकी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो विक्टोरियन एज के जो पोइट, रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे वो कौन थे? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ, कौन थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा भी की थी कि एलिजाबेथ बैरेट किसकी पत्नी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग। जैसे कि हमें ब्राउनिंग शब्द से भी समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों पति पत्नी थे और दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर, दोनों ही पोइट थे। तो ये किसकी वाइफ हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। ये हमारी एक ही यूनिट में दोनों ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन द पोएम डॉबर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड लेमेंट्स द लॉस ऑफ। तो डॉबर बीच पोएम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसके लॉस पर लेमेंट किया है, विलाप किया है? तो फेथ के, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ फेथ पर क्या किया है इन्होंने? विलाप किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फेथ। ठीक है, सी। नेक्स्ट चलते हैं। डॉबर बीच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉबर बीच जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1867 में पब्लिश हुई थी। ये जो टिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टूडेंट ने टिक किए हुए हैं। एक स्टूडेंट पेपर देकर आई थी, उन्हीं से मैंने ये पेपर लिया था। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा 1867, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस इज क्या है? सोनेट है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ओड है, लिरिक है? तो ये है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे? एलिजाबेथ बैरेट के पति थे। उन्होंने लिखी थी पोएम माई लास्ट डचेस। और एलिजाबेथ बैरेट ने जो पोएम लिखी थी वो अपने पति के ऊपर लिखी थी, ये भी सोनेट था एक। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो एलिजाबेथ बैरेट ने अपने पति के लिए ही ये इसमें जो हमारा हाउ डज आई लव दी, ये जो लिखा है सोनेट, वो अपने पति के लिए लिखा है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था वो क्या था? पोलाइन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस पोएम में स्पीकर कौन है? बोलने वाला वक्ता कौन है? तो माई लास्ट डचेस जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये ड्यूक ऑफ फेरेरा का एक ड्यूक था, वो बोलता है। फेरेरा क्या है? ये फेरेरा शब्द हमें दिखाई दे रहा है। फेरेरा क्या है? एक इटली का एक फेमस नगर है। ठीक है, तो वहाँ का ये ड्यूक है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है माई लास्ट डचेस, इसमें कहाँ का? एक इटली का फेमस नगर फेरेरा है, वो स्पीकर होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। वॉट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है? पूरा नाम है वो क्या है? थॉमस स्टर्न्स इलियट है। तो जो स्टर्न की स्पेलिंग है ना वो गलत हो गई है, हो सकता है पेपर जब छापा हो तो ए और आएगी, STEARNS होती है टी.एस. ठीक है, थॉमस स्टर्न्स इलियट नाम है इनका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हेन डिड टी.एस. इलियट रिसीव नोबेल प्राइज़। टी.एस. इलियट ने नोबेल प्राइज़ कब रिसीव किया था? तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में लगता है। ये किसने?
नोबेल प्राइज़ टी.एस. एलियट ने 1948 में, मैंने ये लिखी है ये डेट, जब क्वेश्चन पेपर मैंने देखा उस गुड़िया पे से लेके, तो मैंने कहा इनको नोबेल प्राइज़ तो इतने में मिला है, तुम्हें डेट है नहीं, तो ये मुझे डाउट में क्वेश्चन लगता है। मेरे अकॉर्डिंग नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला था 1948 में मिला था ये, तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following has been written होना चाहिए यहाँ पर, written by T.S. Eliot। ठीक, तो T.S. Eliot के द्वारा क्या लिखा गया है? तो T.S. Eliot ने क्या लिखा है? हॉलो मैन पोएम लिखी है हमारी। क्या लिखी है? द हॉलो मैन। सॉरी, थोड़ा ड्यू रिकॉर्डर से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, सॉरी। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटन बाय T.S. एलियट। T.S. एलियट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पोएम लिखी गई है? तो हमारे सिलेबस में है द हॉलो मैन। हॉलो मैन पोएम किसने लिखी थी? T.S. एलियट ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। What was the nationality of W.B. Yeats? W.B. Yeats की नेशनैलिटी क्या थी? आयरिश थी, वो आयरिश के थे। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फिलिप लार्किन इज ए रिनोम्ड पोइट ऑफ। कौन से सेंचुरी के फेमस पोइट थे? ठीक है, तो 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के रिनोम्ड पोइट थे। कौन? फिलिप लार्किन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, द पोएम चर्च गोइंग वाज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम। तो कौन से वॉल्यूम में ये जो पोएम है, एक वॉल्यूम जिसमें बहुत सारी पोएम्स लिखी गई थी, तो जैसे था, क्या था वॉल्यूम? द लेस डिसीव्ड। ये नेक्स्ट कर आगे बढ़ा लेते हैं। तो लेस डिसीव्ड जो वॉल्यूम था उसमें ये पोएम लिखी गई थी, तो ये पब्लिश हुई थी। देखो ये है, क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है। चर्च गोइंग वाज पब्लिश्ड इन वॉल्यूम। ठीक है, ये लास्ट डी हो जाएगा, द लेस डिसीव। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारा चल रहा था, चर्च गोइंग इज ए ओड है नहीं, सोनेट है नहीं, लेजी है नहीं, क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? I.A. रिचार्ड्स जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक, एन इफेक्टिव रेटोरिकल डिस्कोर्स कंसिस्ट ऑफ। तो क्या होता है ये? इफेक्टिव रेटोरिकल शास्त्र में क्या क्या कंसिस्ट होता है? इसमें इन्वेंशन होता है, डिस्पोजिशन भी होता है, स्टाइल भी होती है, और ऑल ऑफ एबव। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, सॉरी, क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट चलते हैं हम, फॉर्मुलिस्टिक। द फॉर्मुलिस्टिक स्टडी ऑफ ए टेक्स्ट इज कॉल्ड, स्टाइलिस्टिक्स कहलाती है।
क्या कहलाती है? फॉर्मलिस्टिक स्टडी ऑफ ए टेक्स्ट। किसी भी किताब की फॉर्मलिस्टिक स्टडी क्या कहलाती है? स्टाइलिस्टिक्स कहलाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन रेटोरिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हम छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे इसको। ये थोड़ा कन्फ्यूजन में था, क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 पर, द लिटरेरी टेक्निक ऑफ द स्टडी ऑफ मीटर, इंटोनेशंस एंड राइम ऑफ ए पोएटिक वर्क इज कॉल्ड। क्या कहलाती है? जो मीटर, इंटोनेशंस, रिद्म पोएटिक वर्क में होती है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? प्रोसिडी कहलाती है, छंद शास्त्र कहलाती है, या छंद विद्या कहलाती है। ठीक है, प्रोसिडी क्या होती है? छंद शास्त्र। या तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन होगा, क्लासिकल ओड्स आर नेम्ड आफ्टर। क्लासिकल जो ओड्स थे वो दो प्रकार के हमारे ओड होते हैं, पिंडारिक ओड और हॉरेशन ओड। तो जो हॉरेशन ओड थे उनको क्लासिकल ओड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्लासिकल ओड्स को हॉरेशन, ऑप्शन ए होगा इसका। हॉरेशन ओड को ही हम क्या कहते हैं? क्लासिकल ओड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन द इंग्लैंड। इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? ठीक है, ये पोएम है हमारी। तो ब्लैंक वर्स जो हमारा क्या है, एक स्टैंजा फॉर्म है। तो अर्ल ऑफ सरे ने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। ठीक है, आप सेकंड यूनिट जो है हमारी स्टैंजा फॉर्म, उसका हमने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसका डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अर्ल ऑफ सरे। ठीक है, तो उसको आप इसका डीप समझ में आएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। तो लाइन क्या है? लेट नॉट एम्बिशन स्मोक देयर यूजफुल टॉयल। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज़ किया गया है? तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? पर्सोनिफिकेशन है। और ये जो लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन स्मोक देयर यूजफुल, ये हमारी जो एलेजी है, एलेजी रिटन ए कंट्री चर्च, उसी की लाइन है। नेक्स्ट है हमारा, एन इटालियन सोनेट हैज क्वार्टरेंस। कितने क्वार्टरेंस रखता है? इटालियन सोनेट में कितने क्वार्टरेंस होते हैं? वैसे तो उसमें दो पार्ट होते हैं इटालियन सोनेट में, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में 4-4 लाइन के 2 क्वार्टरेन होते हैं और सेस्टेट में 3-3 लाइन के 2 टर्सेट होते हैं। तो इस तरह से 2 क्वार्टरेंस होते हैं इटालियन सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो सोनेट शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, द इटालियन वर्ड सोनेटो, ये होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द पोएट सिटिंग व्हेन द कंपोज्ड द एलेजी। वेयर वाज द पोएट सिटिंग, पोएट कहाँ बैठा हुआ था जब, व्हेन जब, ही कंपोज्ड द एलेजी, जब उसने एलेजी को लिखा था। इन द कंट्री चर्च, कंट्री चर्च में बैठा हुआ था। एलेजी रिटन ए कंट्री चर्च, आपने पढ़ी होगी पोएम, उसी
की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो इन द कंट्री चर्च में बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनएबिटेबल आवर इन इलेजी रेफर्स टू। इनएबिटेबल आवर जो वर्ड हैं वो इन इलेजी में किसको रेफ़र करते हैं? इनएबिटेबल आवर जो है ये हमारी इलेजी रिटन एक कंट्री चर्चार्ड पोएम की लाइन है। ये जो लाइन है वो आवर ऑफ डेथ को की सिंबल है कि एक इनएबिटेबल आवर क्या है कि अंत समय, चाहे वो कितना भी गरीब हो या अमीर हो या बहुत ब्यूटीफुल हो, सबको एक दिन किसका इंतज़ार है? इनएबिटेबल आवर का, आवर ऑफ डेथ, मृत्यु के क्षण का इंतज़ार होता है। सभी को मृत्यु आनी है, चाहे वो कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे हम। हाँ आगे 63 W.B. Yeats was awarded the Nobel Prize for Literature। W.B. Yeats को लिटरेचर में नोबल प्राइज़ से कब सम्मानित किया गया था? तो 1923 में, 1923 में नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा टेनिसन डाइड इन द ईयर। टेनिसन की जो डेथ हुई थी वो कौन सी ईयर में हुई थी? तो ये नेक्स्ट है, तो 1892 में। ठीक है, 1892 में उनकी डेथ हुई थी। उनकी बायोग्राफी आप पढ़ लेंगे अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन इलियट रोड द हॉलो मैन ही लिव्ड इन। तो जब टी.एस. इलियट ने हॉलो मैन लिखी थी तब टी.एस. इलियट कहाँ थे? बॉस्टन में थे, लंदन में थे, न्यूयॉर्क में थे या पेरिस में थे? तो ये कहाँ थे? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है ये, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार की ये बात है। तो वो कहाँ थे? लंदन में थे जब उन्होंने हॉलो मैन पोएम लिखी थी। हॉलो मैन जो पोएम है वो बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें हॉलो, खालीपन ऑफ मैन का, जो अंदर से व्यक्ति डर जाता है कि वर्ल्ड वार का समय था उस समय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फ्रॉम विच पोएम फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। फ्रॉम विच पोएम, कौन सी पोएम से ये फॉलोइंग लाइन्स टेकन की गई हैं, ली गई हैं? ठीक है, ये है बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज़ डेड। ठीक है, विल नेवर कम बैक टू मी। तो ये जो पोएम की लाइन है वो कौन सी पोएम है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जब पोइट कहाँ बैठा होता है? समुद्र के किनारे बैठा होता है, तो अपने मित्र की डेथ पर उसने ये पोएम लिखी है। तो ब्रेक ब्रेक पोएम में ये बताया गया है कि सब तरफ उसे खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन ये दिन की जो आवा है वो चली गई है, अब वो उसके पास कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसका मित्र चला गया है, तो उसका मन अब कभी भी खुश नहीं रहेगा। आगे चलेंगे। हाँ, इन द ओपिनियन ऑफ लार्किन चर्च आर यूज्ड। तो इन द ओपिनियन ऑफ लार्किन, लार्किन के ओपिनियन के अकॉर्डिंग चर्च आर यूज्ड। चर्च का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ओनली इन बर्थ, ओनली इन मैरिज, ओनली इन डेथ, इन द बर्थ, मैरिज एंड डेथ। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्थ, मैरिज एंड डेथ। नेक्स्ट चलेंगे। जॉन कीट्स बिलोंग टू विच एज। जॉन कीट्स कौन सी एज को बिलोंग करते थे? जॉन कीट्स विक्टोरियन एज को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम।
द अर्लीस्ट अपीयरेंस ऑफ टेरेसा रिमा कैन बी ट्रेस्ड इन। सबसे पहले जो टेरेसा रिमा राइम स्कीम थी वो कहाँ अपीयरेंस हुई थी, कहाँ देखने को मिली थी, कहाँ प्रकट हुई थी। अर्लियर टेरेसा रिमा एक राइम स्कीम होती है जो डिवाइन कॉमेडी में डांटे जो थे, एक पोइट थे डांटे, उन्होंने अपनी एक डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, उसमें उन्होंने टेरेसा रिमा राइम स्कीम का प्रयोग किया था। जो टेरेसा रिमा राइम स्कीम है वो 3 लाइन स्टैंजा पर प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये 3 लाइन स्टैंजा पर प्रयोग की जाती है, एक डिवाइन कॉमेडी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलेंगे। पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ, तो पेंटामीटर कितने फीट्स में कंसिस्ट होता है। तो पेंटामीटर यूज़ होता है हमारी पोइट्री में। तो पेंटा जो शब्द है, पेंटा, वो एक प्रीफिक्स है मीटर में जुड़ा है पेंटा। देखो फिर से बताते हैं, पेंटा शब्द किस में जुड़ा है, मीटर में। तो पेंटा एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 5। ठीक है, तो क्या होता है, पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ 5 फीट। तो क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। व्हेन 2 अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इट इज, जब 2 अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखा जाता है तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है। तो जक्स्टापोजिशन कहलाती है वो। अपोजिट आइडिया जक्स्टापोजिशन हो जाता है, एक ऑक्सीमोरन होता है, कहीं होती है इसकी फॉर्म, तो जक्स्टापोजिशन होता है वो। नेक्स्ट चलेंगे। हु सेज दैट लव्स नॉट टाइम्स फूल, ये किसने कहा है। हु सेज कौन कहता है कि लव्स नॉट टाइम्स फूल। ठीक है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट था, उसमें ये लाइन कही गई है, लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, प्यार इज़ नॉट नहीं होता टाइम्स फूल, समय का मूर्ख, एक तरह से मान लीजिए समय के अकॉर्डिंग। तो विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट थे, विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे, 154 सोनेट लिखे थे। तो उसमें सोनेट नंबर 116वां सोनेट, मतलब 116 नंबर का जो सोनेट था उसमें उन्होंने इस बात को कहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। वॉट टाइप ऑफ ए पोइट वर्ड्सवर्थ इज, वर्ड्सवर्थ किस तरह के पोइट थे। वर्ड्सवर्थ हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि वर्ड्सवर्थ एक पोइट थे, ए पोइट ऑफ नेचर, प्रकृतवादी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी पोइट थे। तो ये क्लियर हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट होगा हमारा, विच स्कूल ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग बार लिटरेचर डज फिलिप लार्किन बिलोंग टू। तो विच स्कूल ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग द बार लिटरेचर के समय फिलिप लार्किन ने जो पोइट्री थी वो कौन सी पोइट्री उसको बिलोंग करती थी। तो जिस तरह से हमें यहाँ दिखाई दे रहा है बार लिटरेचर, फिलिप लार्किन बिलोंग टू, तो वार पोइट्री इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। व्हेन वाज पी.बी. शैली बॉर्न, तो पी.बी. शैली का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1792 में इनका जन्म हुआ था और 1822 में इनकी डेथ हो गई थी। इस तरह से ये हमारा पेपर सॉल्व हो गया। तो आपने कल पेपर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।